तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में, अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को हम देखते हैं क्या होती है इसकी डिफिनेशन। तो लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन तो एक बार पहले इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए, उसके बाद नहीं चलिए अच्छा एक फिगर बनाते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के लिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए सर्वप्रथम हमें एक दर्पण की आवश्यकता होगी, मिरर की, जिसका नाम दे देते हैं M1 व M2। इसमें तीन चीजों की आवश्यकता इसके बाद होगी। फर्स्ट, एक किरण इस प्रकार से यहां पर आनी चाहिए जिसे कहते हैं हम आपतित किरण। दूसरा, यहां पर एक अभिलंब होना चाहिए और तीसरा एक परावर्तित किरण होना चाहिए। तो यहां पर तीन एक किरणें होती है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसको कहते हैं अभिलंब, जिसे एन से व्यक्त करते हैं अभिलंब। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि फर्स्ट का है हमारा आपतित किरण, और सेकेंड परावर्तन होना चाहिए इसका, और तीसरा अभिलंब का भी होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर दो कोण बनता है, एक यहाँ पर और एक इस साइड यहाँ पर। इसको हम कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। अब इसकी डिफिनेशन सुनिए, बस फिगर के हिसाब से समझ लीजिए, रटने वाली चीज नहीं है। एक बार यदि समझ जाएंगे तो आसानी से इसकी परिभाषा बता सकते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सर्वप्रथम प्रकाश की किरणें जब किसी पालीदार या चिकने तल पे, ये जो मिरर होता है हमारा ये चिकना होता है, देखे होंगे आप लोग, और एक पालीदार भी होता है एकदम। तो जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरती हैं तो पालीदार या चिकने तल पर गिरने के पश्चात इसका अधिकांश भाग वापस उसी मार्ग में लौट जाता है, यहां से आता है और वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरती हैं तो पालीदार या चिकने तल पे टकराने के पश्चात इसका अधिकांश भाग वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। इस दर्पण से टकराने या पालीदार तल से टकराने के पश्चात प्रकाश का अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरती है तब फिर उसका पालीदार तल से टकराने के पश्चात वापस अपने पुनः उसी मार्ग में आगमन या परावर्तित हो जाना, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि नहीं, जब प्रकाश किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो गिरने के पश्चात इसका अधिकांश भाग अपने उसी मार्ग में, देखो जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग में वापस चला जाता है। तो प्रकाश आकर टकराया और वापस चला गया, इसी प्रक्रिया को जो इसमें होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके लिए दो शर्तें होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के लिए दो शर्तें आवश्यक है। तो यहां पर लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। यदि ये दोनों शर्तों के पालन नहीं करता है नियमों का तो प्रकाश का परावर्तन वहां पर नहीं होगा। तो कौन से दो नियम है जिसको यहाँ पर होना आवश्यक है? तो फर्स्ट होता है आपतित किरण, आपतित
किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और नंबर 2 क्या होता है, यहां पर हमारा बना हुआ आपतन कोण और यहां पर बना हुआ परावर्तन कोण। तो यहां पर लिखेंगे आपतन कोण इसे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण कोण का मान सदैव बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। ये दो नियमों का पालन यदि करता है तो प्रकाश का परावर्तन वहां पर होगा, यदि नहीं करता है तो नहीं होगा। और नियम कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा यह तीनों प्रक्रिया एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी एक बार चलिए हम फिर से देखते हैं प्रकाश के परावर्तन, इसके एक बार फिर से परिभाषा को सुनते हैं और इनके दोनों नियमों को। तो प्रकाश का परावर्तन इसी फिगर के ही माध्यम से समझेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरती है तो पालीदार या चिकने तल पर टकराने के पश्चात इसका अधिकांश भाग वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरा रहा कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम या शर्त होना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए दो शर्तें होती हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा तीनों एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे, अगली परिभाषा जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है, बस एक फिगर बनता है, उस फिगर के माध्यम से हम आसानी से इसकी डिफिनेशन को परिभाषित कर सकते हैं। तो फिगर को बनाते हैं सर्वप्रथम। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसे इसे हम कहते हैं अभिलंब। और यहाँ पर इसको कहते हैं माध्यम फर्स्ट और इसको कहते हैं माध्यम सेकेंड। माध्यम 1 मान लेते हैं, इसको माध्यम 2 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। इसको कहते हैं N1 और इसको कहते हैं N2। अब यहाँ पर ये होता क्या है कि नहीं, यहाँ पर दो माध्यम होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये वायु हो और यहाँ पर ये कांच हो, यहाँ पर वायु हो और यहाँ पर यह कांच हो। तो इस प्रकार से दो माध्यम हमारा तैयार हुआ, फर्स्ट वायु और दूसरा कांच। तो इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना कुछ इस प्रकार होती है। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती कैसे है? जब प्रकाश की किरणें, यहाँ से मान लेते हैं कि नहीं कोई प्रकाश की किरण चल रही है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ पर N1 से N2 में, N1 से N2 में मान लो इस प्रकार से जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब, तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो एक माध्यम
से दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी दिशा व वेग परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें होना क्या चाहिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी दो चीजों का होना आवश्यक है। माध्यम दो होना चाहिए, वहां पर माध्यम दो होना चाहिए, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सघन से विरल में या विरल से सघन में जानी चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसकी परिभाषा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी जिस प्रकार से परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें थी, इसी प्रकार से इसमें भी दो आवश्यक शर्तें होती हैं। वो दो आवश्यक शर्तें होती क्या हैं, इसमें देखते हैं। तो लिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। वो दो आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, फर्स्ट यही होता है, पहला जैसे उसमें था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, कहने का मतलब एक ही बिंदु पर होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए, यहाँ पर है आपतित किरण और यहाँ पर परावर्तित किरण और यह अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में या एक ही बिंदु पर और एक ही तल में है। तो यहाँ पर फर्स्ट यही होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होना चाहिए। फर्स्ट ये होता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरा होता है आपतन कोण। तो यहाँ पर बना हुआ कोण को आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर बना हुआ कोण परावर्तन कोण, जिसे हम आर से नोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण आई, आपतन कोण के आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान नियत रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा होता है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान नियत रहना चाहिए, जिसे हम कहते क्या है, जैसे हम लिखते हैं n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यहाँ पर इसका होता है कि नहीं, साइन आई और साइन आर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा
नियत रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे डिफिनेशन को। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित दो शर्तें आवश्यक है। पहला है हमारा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, ये फर्स्ट रहा। और सेकेंड है आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान नियत रहना चाहिए, जिसे लिखते हैं n बराबर साइन आई बटे साइन आर, यह नियतांक होता है। और इसी को हम n बराबर साइन आई बटे साइन आर को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो आगे पढ़ने को मिलेगा।